हेलो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे बीज के बारे में। बीज क्या होता है, सामान्य से जानकारी अपने पढ़ेंगे नॉर्मल। तो देखिए, सबसे पहले अपने बात करें बीज की, तो बीज बीज को इंग्लिश में कहते हैं सीड। ये जो बीज होता है, यह बीज अपनी बात करें कि कोई भी पौधा है, कोई भी पौधे का वह भाग जो अपने समान पौधे का वह भाग जो अपने समान नया पौधा विकसित कर दे, वो ही क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। अगर अपने इसकी तकनीकी रूप से परिभाषा, टेक्निकल परिभाषा अगर अपने देखें तो कहा जाता है कि एक जो क्या परिपक्व बीजांड होता है, परिपक्व बीजांड जिसे ओव्यूल कहा जाता है, और ये किस में पाया जाता है बेटा, ये पुष्प में होता है। बाद में ये निर्मित होता है किसके रूप में, बीजांड के रूप में, और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, भ्रूण पाया जाता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने वाली जो संरचना है, एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने वाली संरचना जिसे एम्ब्रियो सेक कहा जाता है। ठीक है, तो जिसे भ्रूणपोष हिंदी के अंदर क्या कहते हैं, भ्रूणपोष। तो अपने कह सकते हैं कि एक परिपक्व बीजांड जो कि पुष्प का भाग होता है और अपने अंदर भ्रूण तथा भ्रूणपोष की दोनों परतों के साथ उपयुक्त आवरण के द्वारा ढका हुआ रहे, उसे क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। देखिए, अपने यहाँ पर नॉर्मल सा एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं कि ओव्यूल क्या होता है। देखिए, ये क्या होता है, थैलेमस होता है, पुष्पासन होता है, और यहाँ पर क्या होता है, अपना फूल का जो ओव्यूल है वो लगा रहता है। ये क्या लगा रहता है बेटा, फूल का ओव्यूल है वो लगा रहता है। ये यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। तो बीजांड होते हैं वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फूल के अंदर ये बीजांड लगा हुआ रहता है यहाँ पर ये, और इसका बाद में ये बीज बनता है। तो कैसे बन जाता है, देखिए, यहाँ पर बीज बन गया तो इसके ऊपर एक कठोर आवरण बन जाएगा जिसे अपने सीड कोट बोल देते हैं, बीज कवच बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, सीड कोट बोल देते हैं। दूसरा, उसके बाद में क्या बनता है, उसके बाद में यहाँ पर इसमें भ्रूण पाया जाता है, एम्ब्रियो पाया जाता है। ठीक है, जिसमें ही जर्मिनेशन होने की क्षमता होती है, और उसके ऊपर इसके अंदर क्या भरा रहता है, भ्रूणपोष भरा रहता है। ज्यादा दिनों तक अगर रहेगा तो ये भ्रूणपोष है वो खत्म होता जाता है, क्योंकि इसका भोजन के रूप में यूज कर लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने बात किया बीज क्या होता है, तो एक परिपक्व बीजांड यानी ओव्यूल होता है पुष्प का, वो ही क्या होता है, बीज होता है। याद रखिएगा, वो भी परिपक्व होना चाहिए। ठीक है, और अगर देखा जाए तो बीज की आगे अपने अन्य बातों की बात करें तो आजकल जो भारत के अंदर अगर अपने देखा जाए तो बीज को उपलब्ध कौन करवाता है, तो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन एनएससी, ये ज़्यादातर फाउंडेशन सीड का ही प्रोडक्शन करती है। वैसे तो सभी बीज का प्रोडक्शन करता है ये निगम, बट ज़्यादातर फाउंडेशन सीड्स का प्रोडक्शन भी करता है और उसका वितरण भी करता है। ठीक है, एनएससी की स्थापना कब हुई थी, 1963 के अंदर हुई थी। उस टाइम बीज की बहुत ही कम मात्रा थी। आजकल तो प्राइवेट कंपनियां बहुत ज़्यादा विकसित हो गई है, इनसे भी विकसित हो गई है। एनएससी जो गवर्नमेंट के कॉरपोरेशन है उनके उनसे ज़्यादा ही क्या हो गई है, प्राइवेट कंपनी जो विकसित हो गई है। और अगर राजस्थान की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें तो राज्यों के अंदर कौन करता है, राज्य निगम, जो राज्य बीज निगम होती है वो सीड का प्रोडक्शन करती है। और आज के टाइम में भी सीड की कमी है, सीड की क्या है, कमी है। बीज क्या होता है, बीज किसी भी खेती का एक आधार होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर बीज ही खराब हो गया तो अन्य किसी को आदान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अपना अगर बीज की सेटिंग नहीं बैठी तो अन्य किसी आदान की जरूरत ही नहीं है।
ठीक है। भारत में बीज की, उन्नत बीज की भी कमी है, और कितना प्रतिशत, लगभग 12% बीज ही, उन्नत बीज है वो किसानों को आज के टाइम में मिल रहा है। उन्नत बीज की बात करें तो जो इम्प्रूव्ड सीड होता है वो आज के टाइम में भी 12% ही बीज अपने किसान है वो यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें अपने सीड रिप्लेसमेंट रेट की, ठीक है, किसान होते हैं वो सीड को क्या करते हैं, जैसे अब की बार सीड ले लिया, आगे क्या कर लेते हैं, वो उसी सीड को बार बार परंपरागत रूप से उगाते रहते हैं। तो जो सीड रिप्लेसमेंट रेट होती है वो संकर जो फसलें होती है, हाइब्रिड होती है, उनमें कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। उनका बीज दोबारा से बदलना ही बदलना पड़ता है, जितने भी हाइब्रिड सीड्स हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सब बातों को। उसके बाद में अगर अपनी बात करें तो गुण की बात करते हैं अपने। उन्नत बीज होता है, जो इम्प्रूव्ड सीड होता है, उसके गुणों की बात करते हैं। गुणों की बात करें तो बेटा देखिए, जितनी भी परंपरागत अपने बीज यूज करते हैं, परंपरागत रूप से जितने भी बीज यूज करते हैं, उनकी, उनसे जो उन्नत बीज होता है उसकी उपज है वो 10 से 15% ज्यादा होनी चाहिए। कितनी ज्यादा होनी चाहिए, 10 से 15% उन्नत बीजों की उपज है वो ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, उपज ज्यादा होनी चाहिए, 10 से 15%, ठीक है। साथ में ही बीज की अंकुरण क्षमता भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत सारे गुण हैं, आगे अपने एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो उन्नत बीज में सबसे पहले उपज की बात करें तो 10 से 15% ज्यादा होनी चाहिए इम्प्रूव्ड सीड से। उसके बाद में बात करें तो आगे आता है आनुवंशिक शुद्धता। क्या आता है, आनुवंशिक शुद्धता। आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता का मतलब होता है जेनेटिक प्योरिटी। जेनेटिक प्योरिटी क्या होती है, देखिए, आनुवंशिक रूप से उसमें और किसी का जीन नहीं होना चाहिए, किसी भी अपने फसल का या अन्य वैरायटी का उसके अंदर जीन नहीं होना चाहिए। कब नहीं होगा, जब अपने इसकी सीड प्रोडक्शन प्लॉट के अंदर विशेष ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर अन्य फसल के या अन्य वैरायटी के पौधे नहीं है। जब भी सीड प्रोडक्शन किया जा रहा है तो किसी भी अन्य फसल के पौधे खेत में नहीं होने चाहिए। आनुवंशिक शुद्धता तभी अपनी कंट्रोल हो सकती है। और उचित खेत से खेत की दूरी है वो पृथक्करण दूरी, जिसे क्या बोलते हैं, पृथक्करण दूरी। यानी यहाँ पर क्या आपने क्या बो रखा है, यहाँ पर गेहूं बो रखा है। क्या बो रखा है, यहाँ गेहूं बो रखा है, अपने ये सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और इधर भी क्या है, गेहूं का खेत है। तो गेहूं एक स्वपरागित फसल होती है, ठीक है। क्लिस्टोगेमी प्रकार के फूल इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी ये क्या होते हैं, जब परागण हो जाता है तो ही फूल खुलते हैं, ठीक है। 100% इसमें क्या होता है, पर अपने स्वपरागण होता है। तो देखिए इनमें दूरी कितनी रखनी चाहिए, 3 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, और अन्य किसी भी प्रकार के पौधों से संपर्क में ये पौधे नहीं आने चाहिए, तभी आनुवंशिक शुद्धता है वो बराबर रहती है, ठीक है। लगभग 98% से सभी जितने भी बीज की क्लासेस होती है उनमें आनुवंशिक शुद्धता तो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। आनुवंशिक शुद्धता समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट अपने बात करते हैं भौतिक शुद्धता। भौतिक का मतलब जिसको महसूस कर सके, भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता भी जरूरी होती है, इसे कहा जाता है फिजिकल प्योरिटी। फिजिकल प्योरिटी क्या होती है, देखिए, कोई भी अन्य फसल के अपने इसमें फसल के बीज नहीं होने चाहिए, कंकड़ नहीं होने चाहिए, पत्थर नहीं होने चाहिए, ठीक है। कंकड़ पत्थर इसके अंदर नहीं होने चाहिए, फसल अवशेष इसके अंदर नहीं होने चाहिए। तो ये क्या होती है, भौतिक शुद्धता होती है। यानी भौतिक रूप से बीज है वो उसी वैरायटी का होना चाहिए, अन्य कोई भी प्रकार का मटेरियल उसके अंदर अगर ऐड होता है तो भौतिक शुद्धता उसकी कम कम होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो वो बीज के अंदर क्या होना चाहिए, ओज होना चाहिए, वेग्योरिटी उसके अंदर ज्यादा होना चाहिए। यानी सीड है वो क्या होना चाहिए, वेग्योर होना चाहिए। कार्यात्मक रूप से वो क्रियाशील बीज होना चाहिए। कैसा बीज होना चाहिए, क्रियाशील बीज होना चाहिए। यानी अपन ने लगाया, उसको लगाते ही निश्चित टाइम के अंदर उसमें जर्मिनेशन होना ही होना चाहिए। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं
इसके गुणों की बात करते हैं अपने। तो नेक्स्ट जो गुण रहता है वो रहता है अंकुरण प्रतिशतता। क्या रहता है? अंकुरण प्रतिशतता। एक नंबर अपने यहां पर ओज की बात की थी, ओज के बाद में अपने अंकुरण प्रतिशतता पढ़ते हैं। अंकुरण प्रतिशतता क्या होती है बेटा? अंकुरण प्रतिशतता यानी जर्मिनेशन परसेंटेज। जर्मिनेशन परसेंटेज कैसे निकालेंगे? परसेंटेज निकालते हैं, जैसे अपने 100 का 10% निकालते हैं तो क्या करेंगे? 10/100 इंटू 100 यानी कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हमने बीज कितने बोए थे, यानी कुल बोए गए बीज, बोए गए बीज, कुल कितने बीज थे? बोए गए बीज थे, उसमें से अंकुरण कितने हुए और इनटू क्या कर देते हैं अपने? 100 कर देते हैं। तो ये क्या आ जाती है? अंकुरण प्रतिशतता आ जाती है। देखिए अपने बात करें एक नंबर गेहूं की, जौ की और चना की, तो इनकी कितनी होती है बेटा? 85% तक होती है। कितनी होती है? 85% तक इनकी अंकुरण प्रतिशतता होती है। किसकी? गेहूं, जौ और चना की। गेहूं, जौ, चना कितनी प्रतिशत होनी चाहिए इनकी? 85% तक होनी चाहिए, 85%। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो एक होता है धान, ज्वार, तिल, बरसीम और रिजका। इनकी कितनी होनी चाहिए? इनकी होनी चाहिए 80%। कितनी प्रतिशत? 80% तक अपने इनकी जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो होना चाहिए। उसके बाद में अगर अपनी बात करें तो बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर और चौड़ा, इनकी होनी चाहिए लगभग 75%। कितनी? 75%। धान, ज्वार, तिल, बरसीम और रिजका की कितनी होनी चाहिए? 80% तक जर्मिनेशन प्रतिशत होना चाहिए, यानी 100 बीज बोए हैं तो 80 बीज तो उगने उगने चाहिए। बाद में बाजरा, मूंग, मोठ, उड़द, अरहर, चौड़ा, इनकी कितनी होनी चाहिए? 75% तक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 75% तक होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अपनी बात करें तो आगे रहती है मूंगफली। कौन सी? मूंगफली, सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन, और कौन सी रहती है? और रहती है बेटा सूरजमुखी और गवार। सूरजमुखी और गवार, इनकी कितनी होनी चाहिए? 70% तक, 70% तक क्या होना चाहिए? इसमें अंकुरण प्रतिशत होना चाहिए। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, गवार में 70% तक। और नेक्स्ट आपका रहता है कपास। कपास का अंकुरण परसेंटेज है वो 65% तक अंकुरण प्रतिशत इसका होना ही होना चाहिए। ठीक है, यानी 100 बीज बोएंगे तो 65 बीज ही उगेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? अंकुरण प्रतिशतता कैसे ज्ञात करते हैं? बोए गए बीज को अंकुरण में डिवाइड करना है अपने, इंटू 100 कर देना है तो परसेंटेज आ जाएगा। गेहूं, जौ, चना की 85% रहती है। धान, ज्वार, तिल, बरसीम, रिजका की 80%। बाजरा, मूंग, मोठ, अरहर, उड़द और चौड़ा की कितनी रहती है? 75%। और मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, ग्वार की कितनी रहती है? 70%। और कपास की कितनी रहती है? 65%। आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, किसी का भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछ लेगा कि तिल का
अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, ठीक है। कितना होता है 80%, अगर आपको याद है तो 3 नंबर आपके पक्के होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप में। और अगर आपको डायरेक्ट थ्योरेटिकल रूप से भी पूछ ले तो आप अंकुरण प्रतिशतता में ये सूत्र के द्वारा आप परिभाषा बना सकते हैं और ये उदाहरण देने पर आपको पूरे के पूरे नंबर हैं वो मिलेंगे। उसके बाद में अंकुरण प्रतिशतता के बाद में अगर अपने देखें तो देखिए हमसे पूछा जाता है एक अंकुरण प्रतिशतता के बाद में आगे वाला जो इसका गुण रहता है वो रहता है नमी। भंडारण के समय इसमें नमी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो उचित नमी पर भंडारण करने पर इसमें कीड़े कीटों का प्रकोप है वो नहीं हो पाता है और बीज है अपना सुरक्षित रहता है। तो नमी की बात करें तो जो अनाज वाली फसलें होती है, कौन सी अनाज वाली फसलें होती है, जैसे कि गेहूं है, गेहूं में कितना प्रतिशत होता है बेटा 12% तक होता है। कितना 12% नमी पर गेहूं का अपने भंडारण कर सकते हैं। ज्यादातर अनाज वाली फसलों को कितने पर किया जाता है 12%। और चावल को आप 13% पर भी कर सकते हैं। कितने पर 13% पर भी कर सकते हैं। अनाज के बाद में आती है तिलहन और दलहन। तिलहन में कितना परसेंटेज है वो होना चाहिए 8% होना चाहिए। कितना 8%। और जो दलहन की फसलें होती है उनमें भी कितना होना चाहिए भी, दलहन जो फसलें होती है उनके अंदर 9% तक अपने नमी पर भंडारण है वो कर सकते हैं। तो याद रखिएगा अनाज या गेहूं वाली जो गेहूं और चावल होते हैं वो लगभग अनाज वाली फसलों को सभी को 12% पर, तिलहन को 8% तक और दलहन को 9% तक अपने भंडारित है वो कर सकते हैं। उसके बाद में आता है वास्तविक उपयोगिता मान, रियल वैल्यू। क्या आता है रियल वैल्यू या इसे कहा जाता है वास्तविक उपयोगिता मान। वास्तविक उपयोगिता मान यानी अपने उपयोगी कितना होता है बीज। तो इसको कैसे निकालते हैं, ये 75% से कम नहीं होना चाहिए। 75% से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए। कैसे निकालते हैं इसको, निकालते हैं बेटा अपने अंकुरण प्रतिशत। हमने अंकुरण का प्रतिशत लिखा था, ठीक है। और उसके बाद में इसकी शुद्धता प्रतिशत, जो इसके अंदर प्योरिटी थी, शुद्धता इसकी प्रतिशत, और बट्टा इसका कर दिया जाता है 100। इससे अपने रियल वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि हमेशा ही 75% से ज्यादा होनी चाहिए रियल वैल्यू। नेक्स्ट अपने बात करते हैं बीजों उत्पादन की। बीज का उत्पादन कैसे किया जाता है, बीज का उत्पादन। तो बीज की बहुत सारी पीढ़ियां होती है, उन पीढ़ियों के आधार पर ही बीज का उत्पादन किया जाता है। अभी अपने बात करेंगे बीज उत्पादन की, बीज उत्पादन की। तो जो बीज उत्पादन होता है वो सबसे पहले पीढ़ियों के अंदर बीज उत्पादन होता है। तो सबसे पहली जो पीढ़ी होती है वो न्यूक्लियस सीड होती है। कौन सी होती है न्यूक्लियस सीड होती है। इसे क्या बोला जाता है मूल केंद्रक बीज बोला जाता है, मूल केंद्रक बीज, मदर सीड भी इसको बोलते हैं। मूल केंद्रक बीज सभी बीजों का ये ही क्या होता है मदर सीड होता है, ठीक है। मूल केंद्रक बीज के बाद में जो बीज आता है वो आता है ब्रीडर सीड। कौन सा आता है ब्रीडर सीड, जिसको बोलते हैं प्रजनक, जिसको बोलते हैं प्रजनक बीज। उसके बाद में जो इसकी आगे वाली पीढ़ी आती है वो कौन सी आती है आधार बीज, आधार बीज, या इसे कहते हैं फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड। फाउंडेशन सीड के बाद में आगे वाला जो बीज आता है वो कौन सा आता है बेटा पंजीकृत बीज आता है। कौन सा पंजीकृत बीज,
जिसे रजिस्टर्ड सीड के नाम से जाना जाता है। भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है, डायरेक्ट आधार से क्या बना दिया जाता है, प्रमाणीकृत बीज बना दिया जाता है। और लास्ट कौन सा आता है, प्रमाणीकृत बीज आता है। प्रमाणीकृत बीज जिसे क्या बोलते हैं अपने, सर्टिफाइड, सर्टिफाइड सीड बोला जाता है। ठीक है, तो मूल प्रजनक का आधार रजिस्टर्ड करवाकर प्रमाणीकृत कर दो। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, मूल प्रजनक का आधार, आधार कार्ड आजकल अपने पंजीकृत करते हैं और पंजीकृत करके उसका प्रमाणीकरण करवा देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसकी पीढ़ियां हैं वो आपसे पूछी जा सकती है कि कौन से कौन सी बनती है। ठीक है, मूल प्रजनक का आधार पंजीकृत करके क्या बना दो, प्रमाणीकृत कर दो। तो अब इसका जो उत्पादन होता है वो कैसे होता है, देखिए उत्पादन होता है तो वो सबसे पहले जो मूल केंद्रक बीज होता है या न्यूक्लियस सीड होता है उसका उत्पादन प्रजनक करता है। कौन करता है, प्रजनक, जो ब्रीडर होता है वो करता है। यानी ब्रीडर किसे कहेंगे, जो बीजों को बना रहा है या बीजों के ऊपर रिसर्च का कार्य कर रहा है वो क्या होगा, ब्रीडर होगा। ठीक है, तो ये प्रजनक होता है। और प्रजनक के बाद में भी बीज होता है वो प्रजनक की देखरेख में ही रहता है। किसकी देखरेख में रहता है, प्रजनक की देखरेख में रहता है। और इसको उत्पादित कौन करता है, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, एआरएस कह दिया जाता है, या इसको जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती है उनको दे दिया जाता है कि आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, परंतु ध्यान में देख रेख किसकी रहती है, प्रजनक की रहती है, ब्रीडर की रहती है। अब जो आधार बीज होता है वो किसको दे दिया जाता है, बीज उत्पादन एजेंसी को दे दिया जाता है। बीज उत्पादन एजेंसी को दे दिया जाता है। और ये एजेंसी है, उन पर निगरानी कौन रखता है कि ये कहीं इसके अंदर गड़बड़ न कर दे, इन पर निगरानी रखता है वो बीज प्रमाणीकरण संस्था होती है। कौन सी संस्था होती है, बीज प्रमाणीकरण संस्था होती है। बीज प्रमाणीकरण संस्था जो कि अलग अलग राज्य में अलग अलग बनाई गई है। बीज उत्पादन एजेंसी पहले तो क्या होती थी, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन होती थी और राज्यों के अंदर अपनी अपनी खुद की है। जैसे राजस्थान राज्य बीज निगम है, कर्नाटक का अलग है, आंध्रा का अलग है, तेलंगाना का अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का अलग है। बहुत सारी एजेंसियां हैं वो बन गई है। प्राइवेट जो कंपनी है वो भी बीज उत्पादन करती है, बीज प्रमाणीकरण संस्था की। उसके बाद में पंजीकृत का भारत में उत्पादन नहीं होता है और ये भी सीधा किसके अंदर चला जाता है, अभी प्रमाणीकरण संस्था की देखरेख में चला जाता है। और यहां से बीज है वो किसानों के पास चला जाता है, किसानों को देने योग्य बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अपने बात करें इसके अंदर टैग की। टैग, टैग का देखिए बेटा साइज होता है अलग अलग। ठीक है, जैसे आधार बीज का अलग साइज होता है, प्रमाणीकृत बीज का अलग साइज होता है और इनका रंग भी होता है जिस पर क्या लिखा हुआ होता है, लोट नंबर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो अपने यहाँ पर बात करें टैग की। टैग तो जो न्यूक्लियस सीड्स होता है उस पर किसी भी प्रकार का टैग नहीं होता है। जो ब्रीडर सीड होता है उस पर किस प्रकार का टैग होता है, ब्रीडर सीड पर टैग का जो रंग होता है वो होता है पीला। कैसा होता है, पीला। और पीला कैसा, सुनहरा पीला रंग होता है, सुनहरा पीला, गोल्डन येलो इस पर कलर होता है। उसके बाद में आधार बीज होता है उस पे कौन सा होता है, सफेद या व्हाइट कलर का होता है। और जो रजिस्टर्ड या अपना पंजीकृत बीज होता है उस पर बैंगनी कलर का होता है, पर्पल कलर का, बैंगनी पर्पल कलर का सीड जो टैग होता है वो होता है। और जो सर्टिफाइड होता है उस पर किस कलर का होता है, नीला या ब्लू कलर का होता है। तो ये बात याद रखिएगा। इसको आप सीधा डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगर आपको ये पीढ़ियां याद है, जनरेशन याद है, तो आप याद रख सकते हैं पीसनी, पीला सफेद नीला, पीला सफेद नीला, पीला सफेद नीला, पीसनी याद कर सकते हैं आप। मूल प्रजनक का आधार पंजीकरण करवा के प्रमाणित करवा दो। ठीक है,
याद, इतना याद रह जाएगा आपको, उम्मीद है मेरे को। अब अपने बीज उत्पादन के बाद जो अन्य बातें हैं, जैसे कि आनुवंशिक शुद्धता की बात करते हैं अपने। आनुवंशिक शुद्धता, आनुवंशिक शुद्धता है बेटा, जो न्यूक्लियस सीड होता है उसकी 100% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। ब्रीडर सीड होता है उसकी भी कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। उसके बाद में जो आधार बीज होता है उसकी 99% से अधिक होनी चाहिए। 99% से अधिक होनी चाहिए। 99.5 से 99.9 तक अपने हो सकता है, परंतु 99% से ज्यादा होनी चाहिए। और जो प्रमाणीकृत बीज होता है उसकी 98% से ज्यादा तक होनी चाहिए। और आधार बीज की जो भौतिक शुद्धता होती है, फिजिकल प्योरिटी होती है, फिजिकल प्योरिटी इसकी 98% होनी चाहिए। और इसकी भी कितनी होनी चाहिए? प्रमाणीकृत यानी सर्टिफाइड की भी 98% से ज्यादा होनी चाहिए। तो इतनी बातें हैं जो बीज उत्पादन के अंतर्गत ध्यान में रखी जाती है, आप याद रखिएगा। बीज है वो जीवित है या नहीं है, इसके बारे में अपने पढ़ते हैं, ठीक है। बीज की जीवन क्षमता के बारे में अपने पढ़ते हैं। तो बीज का एक निश्चित टाइम होता है, उसी टाइम तक वो जीवित रहता है। बाद में बीज में अंकुरण प्रतिशतता में लगातार क्या आ जाती है? गिरावट आ जाती है। और गिरावट आने के कारण बीज है वो अंकुरित नहीं हो पाता और क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है, किसी भी काम का नहीं रहता है, अनुपयोगी हो जाता है। तो अपने बात करें बीज की जीवन क्षमता की, जीवन क्षमता इसे बोलते हैं सीड वाइबिलिटी। सीड वाइबिलिटी, तो इसके लिए अपने जीवित है या नहीं है इसके लिए टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो टेस्ट रहता है वो रहता है टेट्राजोलियम। टेट्राजोलियम टेस्ट रहता है। टेट्राजोलियम टेस्ट, टेट्राजोलियम जो टेस्ट होता है उसे जेव टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जेव टेस्ट या बायोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। इसके अंदर 235 टेट्राजोलियम क्लोराइड या टेट्राजोलियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कितने परसेंट? 1% सॉल्यूशन काम में लेते हैं। अगर बीज जीवित है, कैसा है? जीवित है, तो कैसा रंग आ जाता है? लाल या गुलाबी रंग आ जाता है। कैसा रंग आ जाता है भाई? लाल या गुलाबी रंग आ जाता है। तो ये टेट्राजोलियम टेस्ट रहता है जिसके द्वारा अपने पता कर सकते हैं कि बीज जीवित है या मृत है, इसके अंदर कितने प्रतिशत मात्रा में सीड वाइबिलिटी है। उसके बाद में दूसरा अगर अपने बात करें तो दूसरा जो टेस्ट रहता है वो रहता है पोटेशियम परमैंगनेट टेस्ट, केमनोफोर। केमनोफोर टेस्ट, जो केमनोफोर टेस्ट होता है उसके अंदर बीजों का जो रंग होता है, जो मृत बीज होते हैं, बीज अगर मृत होते हैं तो क्या हो जाता है? इनका रंग परिवर्तन हो जाता है, रंग में क्या आ जाती है? चेंज आ जाती है। और इसे ही क्या बोला जाता है? केमनोफोर टेस्ट बोला जाता है। उसके बाद में और भी रहता है, जैसे इंडिगो कार्माइन टेस्ट रहता है। कौन सा टेस्ट रहता है? इंडिगो कार्माइन। इंडिगो कार्माइन। और दूसरा जो टेस्ट रहता है वो रहता है आपका ग्रोडेक्स टेस्ट। ग्रोडेक्स टेस्ट सीड वाइबिलिटी के लिए किए जाने वाले टेस्ट रहते हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो एक होती है सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था जिसे बोला जाता है डोरमेंसी। डोरमेंसी, जो डोरमेंसी होती है वो क्या कहती है? वो कहती है कि बीज के पास सब कुछ है परंतु वो अंकुरित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बीज के पास सब कुछ है यानी बीज पूर्ण रूप से परिपक्व है, उसकी सारी परिस्थितियां सामान्य है, परंतु बीज अंकुरित नहीं हो पाता होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? सुषुप्त अवस्था कहा जाता है। सुषुप्त अवस्था के अगर अपनी बात करें प्रकार की, तो इसके जो टाइप होते हैं वो अपने पढ़ेंगे। यह 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? 3 टाइप की होती है।
तीन टाइप की जो सुषुप्त अवस्था होती है, पहली कौन सी होती है? प्राथमिक होती है। कैसी होती है? प्राथमिक होती है। और दूसरी कौन सी होती है? द्वितीयक प्रकार की होती है। द्वितीयक के बाद में जो तीसरी अवस्था होती है वो कौन सी होती है? बलकृत। बलकृत प्रकार के डोरमेंसी पाई जाती है, जिसे बोला जाता है इन्फोर्स्ड। क्या बोला जाता है? इन्फोर्स्ड या इम्पोज्ड प्रकार की जो डोरमेंसी होती है वो कौन सी होती है? बलकृत प्रकार की होती है। तो देखिए, प्राथमिक जो अपनी डोरमेंसी होती है वो किस कारण से आती है? यह सामान्य परिस्थितियां होती है। क्या होती है? सामान्य परिस्थितियां होती है। कोई भी प्रकार का बहाना है बीज के पास नहीं होता है, सामान्य परिस्थितियां होती है। परंतु क्या होता है, कई बार जैसे बीज आवरण है वो कठोर है, बीज आवरण के कारण, बीज आवरण है वो क्या है? कठोर है, या इसको प्रकाश है वो अल्प मात्रा में मिला है, अल्प प्रकाश के कारण, ठीक है। या क्या हो गया, इसका जो एम्ब्रियो है वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ है, पूर्ण परिपक्व नहीं हुआ है, तो क्या आ जाती है? प्राथमिक प्रकार की आ जाती है। जो द्वितीयक प्रकार की होती है उसमें असामान्य परिस्थितियां होती है। कैसी होती है? असामान्य परिस्थितियां होती है, असामान्य परिस्थितियां, और इसे कहा जाता है इंड्यूस्ड प्रकार की डोरमेंसी भी बोला जाता है। इंड्यूस्ड प्रकार की डोरमेंसी भी इसको बोला जाता है। देखिए, असामान्य परिस्थितियां कैसे? जैसे उचित नमी न मिली हो, उचित वायु का संचार न हुआ हो, आदि आदि क्या होती है? असामान्य परिस्थितियां होती है। अल्प प्रकाश भी इसी के अंतर्गत आता है, द्वितीयक के अंतर्गत भी और प्राथमिक के अंतर्गत भी। यानी इसको प्रकाश है वो वैसे तो जरूरी नहीं होता किसी के लिए, बस जैसे जो तंबाकू होता है, तंबाकू के बीज को प्रकाश के अंदर ही उगते हैं, ठीक है। प्रकाश के बिना वो नहीं उगते हैं, जरूरी होता है। तो जर्मिनेशन के लिए प्रकाश जरूरी तो नहीं होता, परंतु क्या होता है कई बार इनको कुछ एक स्पेशल कैटेगरीज के पौधे होते हैं जिनको जरूरत होती है। उसके बाद में बलकृत या इन्फोर्स्ड प्रकार की, ये क्या हो जाती है? अपने बीज की बुआई कर रहे हैं या अपने खेत की जुताई कर रहे हैं, तो बीज है वो अधिक गहराई पर चले जाते हैं और उगते नहीं है। ज्यादातर है वो ये खरपतवारों के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर होती है? खरपतवारों के अंदर होती है, जो इन्फोर्स प्रकार की होती है। तो ये इतनी इसकी डोरमेंसी है। अब डोरमेंसी को अपने तोड़ भी सकते हैं, डोरमेंसी को अपने तोड़ भी सकते हैं। कैसे कैसे तोड़ा जाता है, देखिए बात करते हैं अपने। डोरमेंसी को तोड़ने के उपाय, तोड़ने के उपाय तो या तरीके कैसे तोड़ सकते हैं बेटा? सबसे पहले अपने भौतिक विधि अपनाते हैं, स्केरिफिकेशन। कौन सी विधि अपनाते हैं? स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन का मतलब होता है खुरचना। स्केरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? खुरचना। खुरचना यानी अपने क्या होता है, जो बीज आवरण होता है उसको, बीज आवरण को खुरचते हैं। तो अगर अपने किसी भौतिक साधन से खुरचते हैं तो ये भौतिक हो गया। अगर वहीं पर अपने पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं, KNO3 का प्रयोग करते हैं, ठीक है, KNO3 का प्रयोग भी इसको तोड़ने के अंदर किया जा सकता है। और कितना करते हैं? KNO3 का प्रयोग 1 से 3% किया जाता है। उसके बाद में दूसरा, अगर अपने रासायनिक मेथड देखें तो थायो यूरिया का प्रयोग किया जा सकता है। किसका यूज कर सकते हैं? अपने थायो यूरिया। और ज्यादातर ये यूज भी किया जाता है किसमें? आलू के जो कंद होते हैं उनकी सुषुप्त अवस्था को तोड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद में अपने गर्म जल के द्वारा भी, जल के द्वारा, जैसे जल का तापमान 75 से 100 डिग्री सेल्सियस है तो उसके अंदर बीजों को रख दिया जाता है तो भी ये टूट जाती है। और दूसरा अपने इसके अंदर एक उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण है सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड किसके अंदर यूज किया जाता है? कपास के अंदर यूज करते हैं। और कपास और सल्फ्यूरिक एसिड का जो रेशियो होता है वो 1:10 होता है, ठीक है।
तो इसको लगभग 20 मिनट तक अपने बीजों को रखते हैं और ऊपर से जो रेशा है वो बीज का आवरण है, कठोर आवरण है, वो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, बीज अंकुरण में आसानी रहती है। तो याद रखिएगा स्केरिफिकेशन, जो बीज के आवरण को अगर अपने हाथ से खुरचते हैं तो वो भौतिक के अंतर्गत आता है, और बाकी अगर रसायन यूज करें तो वो किसके अंतर्गत आएंगे, रासायनिक विधि के अंतर्गत आएगी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपने बात करें तो ताप के द्वारा भी इसको यूज अपने तोड़ सकते हैं। ताप के द्वारा जैसे अपने चिलिंग दे रहे हैं, उसको पूरा ठंडा तापमान दे रहे हैं, इसमें अपने 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 12 से 24 घंटे तक बीजों को रखा जाता है, तो भी ये क्या हो जाते हैं, टूट जाती है इसकी डोरमेंसी। और अपने प्रकाश के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, प्रकाश के द्वारा भी डोरमेंसी को तोड़ा जा सकता है। तो ये डोरमेंसी तोड़ने के उपाय हैं। उसके बाद में अगर अपने बात करें तो कुछ एक सीड की कैटेगरी होती है। देखिए सीड की कैटेगरी कौन कौन सी होती है बेटा, सीड की जो कैटेगरी होती है, सबसे पहली जो कैटेगरी अपने बात करें तो देखिए एक होता है सरल बीज, सरल बीज जिसे बोला जाता है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स सीड। ये बीज होते हैं वो कम तापमान पर अगर लंबे समय तक भंडारित रखें उचित आर्द्रता के साथ, कम तापमान और उचित आर्द्रता के साथ अगर अपने भंडारित रखें तो ये क्या होते हैं, भंडारण है वो इनका किया जा सकता है, इनमें कोई हानि नहीं होती है। जैसे कि अनाज वाली फसलें, कौन सी, अनाज वाली फसलें। दूसरा अगर अपने देखें तो एक होते हैं अड़ियल बीज, अड़ियल बीज जिन्हें बोला जाता है रिक्रेंट सीड। तो जो ये अड़ियल बीज होते हैं उनको अगर कम तापमान पर लेके जाते हैं तो कम तापमान से इनमें हानि हो जाती है और ये अंकुरण है अपनी जो क्षमता होती है उसको खो देते हैं, अंकुरण क्षमता को खो देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप कह सकते हो नारियल के बीज, कौन से, नारियल के बीज। ये इतने सारे आपके बीज से संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई है, और आपका टॉपिक है उससे कुछ ज़्यादा ही मैंने बताया है, परंतु आपको याद रखना है उनको। एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आप इंश्योर हो उसको, कल को अगर आपको ये पढ़ना भी पड़े तो आपको इजी लगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।